आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। तो 4 गुणधर्मों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कार्बन और उसके यौगिक का रासायनिक गुणधर्म है। तो कार्बन जो, अब पहले हम देखते हैं, पहला दहन के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मतलब यहाँ दहन के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उस तो फोकस किया गया है ऊष्मा एवं प्रकाश पर और कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो देखिए यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा एवं प्रकाश। उसी तरह से एक कार्बन यौगिक CH4 मीथेन हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। H2O जलवाष्प। अब तीसरा है CH3 CH2OH O2, ये भी कार्बन यौगिक है। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा एवं प्रकाश। तो यह इसका रासायनिक गुणधर्म है। अब है कि हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर्याप्त वायु में अगर दहन करता है तो इसका पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन की स्थिति में स्वच्छ ज्वाला हमको प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग जो ईंधन गैस के रूप में मीथेन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बर्तन में किसी भी प्रकार का कार्बन, कजली वगैरह लगता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो पर्याप्त वायु में पूर्ण दहन करता है और स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होता है, जिसके कारण बर्तन में कार्बन लगता नहीं है, कजली लगता नहीं है। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अपर्याप्त वायु अगर वहाँ उपस्थित है, पर्याप्त वायु उसको नहीं मिलता है, तो उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं अपूर्ण दहन। और ऐसी स्थिति में जो ज्वाला मिलती है, कजली ज्वाला मिलती है, मतलब इस पर अगर बर्तन रखेंगे तो बर्तन में काजल बैठ जाता है, कजली बैठ जाता है। पहले भी हम लोग देखते थे कि जब हम लोग लालटेन जलाते थे या लैंप जलाते थे और नीचे बर्नर के पास जो छेद होता था वायु जाने के लिए, तो अगर वह जाम हो जाता था तो वैसी स्थिति में जो ज्वाला होता था वह कजली ज्वाला हो जाता था। उसका कजली जो है ग्लास पर जम जाता था, बैठ जाता था। इसके बाद है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह वायु की उपस्थिति में दहन करके कजली पीली ज्वाला देता है। तो देखिए तीनों में देखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर्याप्त वायु स्वच्छ ज्वाला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अपर्याप्त वायु कजली ज्वाला, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है वह वायु पर्याप्त वायु रहे या पर्याप्त वायु रहे, यह दहन करेगा तो कजली पीली ज्वाला प्रदान करता है। इस तरह से हम दहन के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग अध्ययन करेंगे ऑक्सीकरण के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीकरण गुणधर्म। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण भी होता है या पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। जिसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसका मतलब उसमें पूर्ण दहन होता है। तो पूर्ण दहन की स्थिति में हम देख चुके हैं क्या होता है, तो दहन जब हम अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं अपूर्ण ऑक्सीकरण के बारे में। अपूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो इसमें क्या होता है, कार्बन यौगिक होते हैं, इसका ऑक्सीकारक होता है, इसके फलस्वरूप ऑक्सीकृत कार्बन यौगिक बनता है। उदाहरण के लिए CH3 CH2OH एथेनॉल है, इसको हम
कार्बन 2 ठो है, हम इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं, C2H5OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है एथेनॉल। ये एक प्रकार का एल्कोहल है। इसमें क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपका ऑक्सीकारक है। हम इसको क्षारीय के MnO4 भी दे सकते हैं ऑक्सीकारक के रूप में, और अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हम ऑक्सीकारक के रूप में ले सकते हैं। साथ में ही इसमें ऊष्मा देने से क्या होता है, एथेनोइक अम्ल बनता है, जो एक कार्बोक्सिलिक, एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस तरह से हम देखते हैं कि अपूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में कार्बन यौगिक ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत कार्बन यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संकलन करता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन का संकलन होता है, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। संकलन का अर्थ होता है जुड़ना, और बनाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हैं, पैलेडियम अथवा निकेल। अब उदाहरण हम देखते हैं, ये है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन रहा है। तो जहाँ डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिस यौगिक में, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ देखिए, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संकलन करता है, जुड़ता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे जाने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पर हर जगह सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एकल बंध बना हुआ है। इसका मतलब यह क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका उपयोग हम देखते हैं कहाँ होता है। तो इसका उपयोग होता है वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करने के लिए। तो देखिए, वनस्पति तेल यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसमें हाइड्रोजन का संकलन होता है और यह संतृप्त वनस्पति तेल बन जाता है। जैसे इसके बाद ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वह स्वास्थ्यवर्धक तेल होता है। इससे हम इसका जब हम उपयोग करते हैं खाने के रूप में, तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और यह संतृप्त वनस्पति तेल में बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो जंतु वसा जो है, यह भी संतृप्त वसा अम्ल है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए देखते होंगे कि डॉक्टर मना करता है कि चर्बीदार मीट मत खाइए, बड़ी मछली मत खाइए, क्योंकि उसमें जो जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, उसमें जो वसा होता है शरीर के अंदर, वह संतृप्त वसा अम्ल के रूप में होता है, जिसको खाने से वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद ये संतृप्त वनस्पति तेल में जैसे डालडा वगैरह जो होता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे उत्प्रेरक, यहाँ पर उत्प्रेरक का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हो सकता है उत्प्रेरक क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। अभिक्रिया को भिन्न दर से आगे बढ़ाती है, अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती। जैसे कि यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक है, तो यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, अभिक्रिया को किसी तरह से अपने स्तर से प्रभावित नहीं करती है। करती क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया संपूर्ण रूप से हो, सफलतापूर्वक हो जाए, तो उसके लिए इसके बीच में जो अभिक्रिया का दर है, वह उपयुक्त अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है, ताकि यह जो अभिक्रिया है वह संपूर्ण रूप से सफल हो जाए। ठीक है, संपादित हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम समझ गए संकलन अभिक्रिया।
अब देखेंगे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम लोग चौथा गुणधर्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उत्पाद बनाता है। ठीक है, जिसमें आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। अब कैसे होता है हम यहाँ उदाहरण के रूप में देखेंगे। यहाँ मेथेन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया हुआ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनता है मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस HCl। अब इसमें देखिए क्लोरीन का मेथेन में संकलन हुआ, ठीक है, और क्या बनाया, मेथिल क्लोराइड। क्लोरीन मेथेन में जुटा, इसलिए इसका हुआ संकलन। और मेथेन से क्या हुआ, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ। मतलब हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन CH4 से एक हाइड्रोजन निकल गया और उसके स्थान पर क्लोरीन संकलित हो गया, मतलब क्लोरीन जुट गया। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है और क्लोरीन का संकलन हो रहा है। इसका मतलब हम इसके पहले हम लोग पढ़े थे विस्थापन, ठीक है, और द्विविस्थापन। उसी प्रकार की अभिक्रिया है प्रतिस्थापन। इसका एक हाइड्रोजन निकलता है CH4 का और उसके जगह पर क्लोरीन संकलित हो जाता है। तो इस तरह से इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि CH4 जो कार्बन यौगिक है, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी गुणधर्म दिखाते हैं। ठीक है।